का उदय कैसे हुआ? औपनिवेशिक शहरों का उदय हुआ कैसे? इसमें आप समझिए कि वे शहर थे जो औपनिवेशिक शासन के दौरान प्रशासन, सैन्य नियंत्रण और व्यापारिक हितों के लिए विकसित किए गए थे। कहने का ये मतलब है कि जिस समय अंग्रेज यहाँ शासन कर रहे थे, उस समय कुछ कुछ औपनिवेशिक शहर बसाए गए थे भारत के अंदर में। और उनको बसाने का मूल मकसद ये था, उनका जो मकसद था कि उसके दौरान हम क्या कर सकते हैं, प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, सेना पर नियंत्रण रखा जाए एवं व्यापारिक हितों के लिए इसको क्या किया गया था, विकसित किया गया था। किसे? औपनिवेशिक शहर को। ठीक है। अब जैसे कि उस समय कुछ प्रेसिडेंसी शहर बनाया गया था, जिसमें एक था मद्रास जो अभी चेन्नई के नाम से जाना जाता है, कलकत्ता जो कोलकाता के नाम से जाना जाता है, बम्बई जो मुंबई के नाम से जाना जाता है। ये सारे जो प्रेसिडेंसी थे, ये उनके मूल मुख्य केंद्र बने। किसके? औपनिवेशिक शहर के। ठीक है। ये तीन शहर मद्रास, कलकत्ता और बम्बई, ये तीनों शहरों को जो है मुख्य केंद्र बनाया गया था। ये शहर केंद्र बनाने का रीजन ये था कि इस शहर तट पे स्थित था। ठीक है। ताकि संसाधन और माल का निर्यात क्या हो जाए, सुगमता से किया जा सके। यानी कि माल को जब भारत से किसी भी चीज़ को ये भेजना हो दूसरे शहर, तो आराम से यहाँ से भेजा जाए। इसीलिए इन तीनों शहरों को क्या किया गया था, चूज किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तट थे और समुद्री मार्गों से क्या होता था, सामान यानी कच्चे माल या पक्के माल जो भी हो, उस माल को क्या किया जाता था, भारत से दूसरे देशों में भेजा जा सकता है। ठीक है। तो यही था आपको औपनिवेशिक शहर का उदय। उदय का मतलब ये होता है कि औपनिवेशिक शहर बसाया क्यों गया था, तो बसाने का रीजन बता दिए हैं कि प्रशासन पे, यानी जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन थे उस पे क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, साथ ही साथ सेना पे नियंत्रण किया जा सके और व्यापार यानी बिजनेस के हितों के लिए इसको विकसित किया गया था। और तीन केंद्र प्रमुख बनाए गए, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई। ठीक है। और इसलिए बनाए गए क्योंकि वहाँ से व्यापार करने में क्या होता था, दूसरे देशों में आसानी होती थी। ठीक है। अगला देखिए, शहरीकरण के बदलते स्वरूप। कहने का मतलब है जब शहरीकरण हुआ भारत के बहुत सारे जगहों का, तो उसका स्वरूप कैसे बदला। जैसे देखिए, पहला बिंदु है कि पुराने केंद्रों का पतन। जो पुराने केंद्र थे, ओल्ड जो सेंटर था, उस सबको क्या कर दिया गया, पतन कर दिया गया, यानी हटा दिया गया, मिटा दिया गया। ठीक। जैसे देखिए 18वीं सदी में क्या हुआ, जब मुगल सत्ता के कमजोर होने से, जब मुगल शासक थे उस समय जब रूल कर रहे थे यहाँ भारत में, उसका कमजोर हो जाना क्या हो गया, दिल्ली, आगरा और लखनऊ जैसे शहरों का महत्व क्या हो गया, कम हो गया। तो यानी ये पुराने केंद्र थे, इसका क्या कर दिया गया, पतन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि मुगल शासक क्या हो गए थे, कमजोर हो गए थे। और कमजोर हो जाने से अंग्रेज क्या किए, इस पे अपना आधिपत्य जमा लिया, अपना अधिकार जमाए। और दिल्ली, आगरा और लखनऊ का जो शहर था, उसका महत्व पहले ज़माने में बहुत था और अंग्रेज के ज़माने में भी था, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, वहाँ के शासक का कमज़ोर होने की वजह से क्या कर दिया गया, उस शहरों का महत्व कम हो गया, कम कर दिया गया। दूसरी बात, अब मान लीजिए कि पुराने केंद्रों का पतन हो गया, तो पंजीकरण और जनगणना ये दोनों करवाएंगे। ये पंजीकरण का मतलब रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और सेंसस यानी जनगणना। तो 1872 में पहली बार क्या किया गया, अखिल भारतीय जनगणना का प्रयास हुआ। कब? 1872 में। और 1881 से यह नियमित हो गई। यानी 1872 में अखिल भारतीय जनगणना का प्रयास हुआ, यानी करने का सोचा, और 1881 से लेकर के ये नियमित रूप से क्या होने लगा, जनगणना होने लगा। ठीक है। इससे क्या होता था कि जनसंख्या के सांख्यिकीय विवरण मिलने लगे। कहने का मतलब है अंग्रेज ये सोचने लगा कि कौन से शहर, कौन से जगहों पे कितने लोग रह रहे हैं, इनसे उनको क्या होता था, कोई भी रूल बनाने में क्या होती थी, आसानी होती थी। ठीक है। अब चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि नगर नियोजन और पृथक्करण, यानी सेग्रीगेशन की बात हो रही है यहाँ पे। पृथक्करण मतलब होता है अलग होना, और नगर नियोजन मतलब किसी नगरों को बसाना, नियोजित करना। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, एक ये जो दो टाइप के टाउन को बसाए, एक वाइट टाउन और एक ब्लैक टाउन। ठीक है। औपनिवेशिक शहरों में नस्लीय भेदभाव स्पष्ट था। कहने का ये मतलब है जब औपनिवेशिक शहर बनाए जा रहे थे तो वहाँ पे नस्लों का भेदभाव होता था, यानी एक दूसरे में भेदभाव कराया जाता था। ठीक है। अब देखिए इसमें दो टाउन बनाए इन्होंने, व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन। कहने का ये मतलब है व्हाइट टाउन होता क्या था, यहाँ यूरोपीय लोग सुरक्षित किलों, जैसे मद्रास के फोर्ट, सेंट जॉर्ज ये फोर्ट था, यहाँ पे क्या करते थे ये कि भीतर चौड़ी सड़कों और खुले पार्कों के साथ रहते थे।
व्हाइट टाउन बसाया गया था जहाँ पे यूरोपीय लोग रहते थे सुरक्षित किला में। ठीक है, ये व्हाइट टाउन है। तो आपको अगर पूछ दे व्हाइट टाउन क्या था तो आप ये लिखेंगे कि यूरोपियन लोग सुरक्षित किलों में, जैसे मद्रास के फोर्ट और सेंट जॉर्ज यहाँ रहते थे, चौड़ी सड़क थी और खुला पार्क था, उसे व्हाइट टाउन कहा जाता था। ठीक है, अब आपको समझना पड़ेगा कि ब्लैक टाउन क्या था। तो यहाँ भारतीय आबादी रहती थी जहाँ भीड़ भाड़ और गलियाँ संकरी थी। संकरी मतलब श्रिंक टाइप की, मतलब कम चौड़ी थी। ठीक है, तो ब्लैक टाउन भारत के लिए बनाया गया था, भारतीय के लिए, और व्हाइट टाउन किसके लिए बनाया गया था? अंग्रेज अपने लिए बनाए थे। ठीक है, तो ये था ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन। अब एक और आता है लॉटरी कमेटी, जो कलकत्ता में बना था। 1817 में गठित इस कमेटी ने लॉटरी के पैसे से शहर की साफ सफाई और सुधार कार्य किए। कहने का मतलब है कि एक लॉटरी कमेटी बनाई गई थी कलकत्ता में, कब? 1817 में। ठीक है, और इस कमेटी का काम था कि लॉटरी के जितने भी पैसे होंगे उससे क्या कराएंगे हम? साफ सफाई और सुधार का कार्य करवाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, स्थापत्य कला कैसा था, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स कैसे थे, स्थापत्य शैली वहाँ पे कैसी थी। ठीक है, अंग्रेजों ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए विभिन्न स्थापत्य शैलियों का क्या किया? प्रयोग किया था, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए कि मेरे पास कितना पावर है। ठीक है, उसमें पहली बिंदु में देखिए नवशास्त्रीय। ठीक है, ये आपको स्थापत्य कला बनाए थे, शैली बसाए थे। इसमें क्या था देखिए, भव्य खंभों और ज्यामितीय संरचनाओं वाली शैली, जैसे कलकत्ता का टाउन हॉल। तो याद रखिएगा कि नवशास्त्रीय में इन्होंने क्या किया था? बहुत बड़ा खंभा और ज्यामिति यानी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाए थे वाली शैली का ये क्या किए थे? कला स्थापित किए थे। और ये चीज़ आपको देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? कलकत्ता का टाउन हॉल इसी के आधार पे बनाया गया था, बहुत सारा खंभा और ज्यामितीय संरचना के आधार पे। तो इसको क्या बोले थे इन्होंने? नवशास्त्रीय। ठीक है, नियो क्लासिकल बोलते थे। अब आता था दूसरे बिंदु में नव गौथिक। अब ये जो होता था नव गौथिक, इसमें ऊंची छतें और नुकीले मेहराब, जैसे बॉम्बे का विक्टोरिया टर्मिनल होगा। ठीक है, ये बनाया गया था, आपको विक्टोरिया बॉम्बे में बनाया गया होगा, अभी भी है, अब देख लिए होंगे। अगर चित्र के माध्यम से कहीं भी देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं इसको कि बॉम्बे का जो विक्टोरिया टर्मिनल बनाया गया है वो अंग्रेज ने अपने स्थापत्य शैली के अंतर्गत बनाया था, जिसका नाम रखे थे नवगौथिक। ठीक है, नवगौथिक में क्या था? ऊंची छत थी, बहुत ऊंचे, और नुकीले मेहराब, मेहराब मतलब चारों तरफ से घेरा हुआ था। ठीक है, छत, तो उसी को क्या कहते थे? नवगौथिक कहते थे। ठीक है, यही स्थापत्य कला था। पहला था नवशास्त्रीय, जो कि बहुत भव्य खंभा और ज्यामितीय संरचना से बनाया गया था। दूसरा था नवगौथिक, जो कि ऊंची छतें और नुकीले मेहराब के साथ बनाया गया था। दोनों का एग्जाम्पल है कि आप जैसे कलकत्ता का टाउन हॉल देख सकते हैं, नवशास्त्रीय है। दूसरा नवगौथिक में आप बॉम्बे का विक्टोरिया टर्मिनल देख सकते हैं। ठीक है, आइए अगला, एक बनाए थे इन्होंने इंडो सारासेनिक। ठीक है, इंडो सारासेनिक का काम में क्या स्थापत्य शैली था कि भारतीय और यूरोपीय शैलियों का मिश्रण था, यानी उसमें भारत का भी शैली जोड़ा गया था और यूरोप का भी शैली जोड़ के दोनों का मिश्रण करके ये बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम इंडो सारासेनिक रखा गया था। और इसका एग्जाम्पल है अभी के डेट में गेटवे ऑफ इंडिया, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलिए पांचवा जो अंतिम है आपका कॉन्सेप्ट, यह है कि सामाजिक जीवन उस समय औपनिवेशिक शहर का कैसा था और नए मध्य वर्ग का कैसे उदय हो रहा था। मध्य मतलब मीडियम क्लास फैमिली का कैसे, मीडियम क्लास का कैसे उदय हो रहा था, फैमिली नहीं, मीडियम क्लास का कैसे, यानी मध्य वर्ग का कैसे उदय हुआ, और सामाजिक जीवन कैसा था औपनिवेशिक